हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14 को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हमें मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हीं में से एक है समानता का अधिकार। और दोस्तों, समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और अनुच्छेद 18। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 14 को जितना डीपली हो सकेगा उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 को डिटेल से देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा आखिरकार क्यों संविधान में अनुच्छेद 14 को शामिल किया है और क्यों इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर कई लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग हिंदू हैं तो कई सारे हमें मुसलमान भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कुछ लोग काले हैं तो कुछ लोग हमें गोरे रंग के भी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि सभी के साथ में एक समान व्यवहार हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, मतलब भेदभाव को रोका जा सके और सभी को समान रूप से न्याय मिले और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को शामिल किया गया है। दोस्तों, जो आर्टिकल 14 है वो दो अवधारणाओं पर आधारित है। पहला है कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। इन दोनों को हम बहुत ही अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो आर्टिकल 14 के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम कानून के समक्ष समानता की। दोस्तों, ये जो अवधारणा है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके तहत माना जाता है कि कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई गैर सरकारी व्यक्ति हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा और सभी के साथ में एक समान कानून लागू होगा और एक समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन क्या सभी के साथ में एक समान व्यवहार किया जाना उचित है? इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है। दोनों समान रूप से चोरी करते हैं और उनका केस जाता है कोर्ट में। कोर्ट यह डिसीजन देता है कि आप 5-5 लाख रुपए या तो जुर्माना भरिए या फिर आप जेल जाइए। ऐसी स्थिति में जो अमीर व्यक्ति होगा ना, वो तो 5 लाख रुपए भर देगा और तुरंत छूट जाएगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो 5 लाख रुपए नहीं दे पाएगा और उसको जाना पड़ेगा जेल में। इस तरह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हमारा कानून क्या कह रहा है कि सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या फिर अमीर व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति छूट रहा है, जो अमीर था वो, और गरीब था उसको जेल हो रही है। तो थोड़ा सा हमें भेदभाव भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा एक और सिद्धांत को अपनाया गया जिसको बोलते हैं कानून का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह जो सिद्धांत है वो कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, लेकिन उचित भेदभाव किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार समान परिस्थितियों में, इस वर्ड को अच्छे से देखना है, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में, जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति, लिंग के आधार पर या फिर कुछ विशेष जरूरतों के आधार पर, राज्य जो है कुछ लोगों के लिए अलग नियम बना सकता है। एक बार और बता देता हूँ, ये कानून क्या कहता है कि सभी के साथ तो एक समान कानून लागू होगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जहां पर राज्य जो है कुछ लोगों के लिए अलग नियम बना सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है ना, वहाँ पर महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। जब वो प्रेगनेंसी के दौर में होती है तो उन्हें कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन लड़कों को या फिर पुरुषों को छुट्टी नहीं मिलती। अब आपको ऐसा नहीं है कि बुरा लग जाए कि यार हमें भी छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हमें समानता का अधिकार देता है। अब आपको बुरा लग रहा है कि हमें क्यों नहीं छुट्टी मिल रही है और महिलाओं को क्यों मिल रही है। तो यहाँ पर एक बात
बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, महिलाओं की ये शारीरिक दशा है ना? उनको छुट्टी मिलना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और वो काम करने की हालत में नहीं है। आप थोड़ी पेट लेके घूम रहे हो, जो आपको छुट्टी मिले। तो यहाँ पर जो राज्य है, वो विशेष परिस्थितियों में अलग कानून बना सकता है। यही बात कहता है दोस्तों कानून का समान संरक्षण। ये बताता है कि समान स्थितियों में समान कानून लागू होगा। लेकिन यदि परिस्थितियां ही अलग है तो हम अलग कानून बना सकते हैं और उसको आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। मान लीजिए एक 20 साल का कोई लड़का है और एक है 5 साल का, ठीक है? अब जो 20 साल का इंसान है ना, वो योजना बनाकर किसी की हत्या कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है? और उसी तरह से 5 साल का एक लड़का है जो खेल रहा था, उसके हाथ से गलती से चाकू गिर जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में दोनों के ऊपर समान कानून लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, दोनों की जो परिस्थितियाँ हैं, वो अलग-अलग है। जो 5 साल का है, वो जानबूझकर हत्या नहीं कर रहा है, उससे गलती से हुई है और उसकी उम्र भी कम है ना? और 20 साल का जो है, वो जानबूझकर कर रहा है, तो 20 साल वाले को अधिक सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के ऊपर समान कानून लागू होना चाहिए, दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो देश है ना, वो परिस्थितियों के हिसाब से डिसीज़न देता है, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होता है कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी जो है कानून के सामने बराबर होंगे, किसी के साथ भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी को भी स्पेशल पावर नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि परिस्थितियाँ ही ऐसी आती है जहाँ पर डिसीजन अलग हो, तो उसको समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा और हम 80% मामलों में कानून का जो समान संरक्षण वाला सिद्धांत है उसका उपयोग करते हैं। तो आपको दोनों जो सिद्धांत हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों, जो कानून के समक्ष समानता वाली अवधारणा है, वो ये बताती है कि किसी के भी साथ में असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। ये बताता है कि असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, मतलब ये एक नकारात्मक अवधारणा है। जबकि कानून का जो समान संरक्षण है, जो कि अमेरिका से लिया है, वो ये बताता है कि परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो यह एक सकारात्मक अवधारणा है। हालाँकि दोनों ही अवधारणा जो है उनका उद्देश्य कानून और न्याय की समानता को सुनिश्चित करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो सिद्धांत है ना कानून के समक्ष समानता, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, ये बताता है कि सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएं। मतलब ये बोलता है कि कानून का शासन चलना चाहिए, मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एवी डाइसी द्वारा। देखिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि एवी डाइसी द्वारा कौन से सिद्धांत को दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कानून के समक्ष समानता। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ अपवाद हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला तो है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुच्छेद 361 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल द्वारा अपने पद के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की वजह से यदि आपका कोई भी अधिकार का हनन होता है, तो आप उनको कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते, उनको न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, ये जो दोनों हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। इस वजह से इन दोनों को कुछ छूट प्रदान की गई है। आर्टिकल 361 ए के तहत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन करता है और जो रिपोर्ट है वो सही है, तो उसको आप न्यायालय में खड़ा नहीं कर सकते यदि वह सही रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो इसको इस वजह से बनाया गया है, यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको इस वजह से छूट दी गई है ताकि वो स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर और बिना डरे काम कर सकें। इसी के साथ-साथ दोस्तों, अनुच्छेद 105 में सांसदों और अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा
कही गई कोई भी बात अगर संसद के अंदर या फिर राज्य विधानसभाओं में कही जाती है, अगर उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है, कोई भी विरोध किया जाता है या फिर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का मत दिया जाता है, तो उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो निष्पक्ष होकर कोई भी डिसीजन ले सकें और सरकार का विरोध कर सकें, तो उन्हें न्यायालय से यहाँ पर छूट दी गई है। इसी के साथ-साथ दोस्तों, जो विदेशी राजदूत हैं और जो अन्य देशों के जो पॉलिटिशियन हैं, अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो भारत के विरुद्ध ही क्यों ना हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट या फिर भारत के किसी भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों में सिविल और आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान की गई है, मतलब उनको भी आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 14 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोनों अवधारणाओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।